ओके, सो बच्चा पार्टी, हम कल देख रहे थे कि कैसे मुंबई में मिल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, क्योंकि महाराष्ट्र में एज अ होल कॉटन बहुत ज्यादा ग्रो होता है, ठीक है। और कॉटन के ग्रोथ के लिए हमारा कॉटन से कपड़े बनते हैं, तो कॉटन मिल्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है। दे वर ह्यूज इन नंबर, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने मतलब कॉटन मिल वर्कर्स ने विद्रोह चालू किया, ठीक है। और विद्रोह चालू करते करते फाइनली दे कॉल्ड इट अ डे, ठीक है। तो आपके कॉटन मिल वर्कर्स तो धीरे धीरे स्ट्राइक पे गए, और ये स्ट्राइक जो है तो नेवर एंडिंग स्ट्राइक था, ठीक है। पहले तो दिवाली बोनस के लिए स्ट्राइक चालू हुआ, तो मैनेजमेंट और आपके कॉटन मिल वर्कर्स में टसन होने लगा, ठीक है। इन लोग स्ट्राइक पे गए धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मिल वर्कर्स को ये लगा कि कॉटन मिल्क जो ओनर्स हैं, कॉटन मिल के जो ओनर्स हैं, वो अच्छा पैसा मोटा छाप रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं दे रहे, तो अगर हम काम करना बंद कर देते हैं तो इनका भी बिजनेस ठप हो जाएगा, मजबूरन इन्हें हमें हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि अगले 2-3 सालों में मशीन्स ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। वी डोंट नीड दैट मच ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो मशीन्स भाई साहब रिप्लेस हो गई। मतलब कॉटन में प्रिंटिंग, कॉटन में सारा जो काम हो रहा है वो मशीनरी में इंपोर्ट हो गया, तो लोगों की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड, ठीक है। ओके, सो इन द दिवाली ऑफ 1981 द वर्कर्स एक्सपेक्टेड टू गेट अ बोनस ऑफ 20%। इनको अपने सैलरी के हिसाब से 20% बोनस का एक्सपेक्टेशन था। द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ विच वॉज नेगोशिएटिंग विद द एम्प्लॉयर्स अग्रीड अपॉन 8 to 17% बोनस विदाउट टेकिंग द वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस। उन्होंने बोला कि यार देखो, अपन इनको 8 से 17% का बोनस दे देते हैं, और मजदूरों को कुछ बताया भी नहीं, ठीक है। मजदूरों को मतलब मिल वर्कर्स को कुछ बताया नहीं और ये दे दिया, ठीक है। द कट इन द बोनस प्रूव टू बी द कॉज ऑफ अनरेस्ट। ये जो बोनस में कट किया है लोगों ने, 20% का एक्सपेक्टेशन था, तो दिवाली में इन्होंने अपने खर्चे भी वैसे प्लान किए रहेंगे, 20% की जगह पे 8% मिल रहा है, तो तनक गया ये, ठीक है। तो अभी मतलब ये अनरेस्ट हो गया, और बहुत बड़े मास उसमें अनरेस्ट हो गया, क्योंकि बहुत बड़े तादाद में गांव खेड़े से लोग आए थे मुंबई में इन ऑर्डर टू गेट एम्प्लॉयड इन मिल वर्कर्स, गेट एम्प्लॉयड एज मिल वर्कर्स। तो इनकी तादाद बहुत बड़ी थी। अभी देखो, जैसे आपका दुखड़ा सुनने में अगर कोई है सामने तो आपका दुख बढ़ जाता है, वरना वो लुप्त हो जाता है ना भाई। मेरा जब कोई सुनने वाला ही नहीं है तो क्या, जैसा जीवन चल रहा चल। अभी निशुक का दुख भाई साहब इसने सुना, इसका दुख उसने सुना, इसका दुख उसने, ऐसे करते करते दुख जो है वो फैलते जाएगा, है ना। अभी मिल वर्कर्स इतने तादाद में हैं, तो एक ने बोला यार सिर्फ 8% ही मिला यार, दिवाली में ये प्लानिंग किया था, अभी क्या करें। तो इसने बोला हाँ यार सही बोल रहा है, तो ये ऐसे धीरे धीरे फैलते लगेगा, ठीक है। अगर एक ही इंसान एम्प्लॉयड होता, 8 क्या 20 क्या भाई, सब उसको झक मार के काम करना ही पड़ेगा, है ना। बट दिस पर्सन, अभी ये क्योंकि सेम कैटेगरी के लोग हैं और बहुत दूर से आए हैं, सबके खर्चे भी ऑलमोस्ट सेम है, तो 8% जब ये फैलने लगा, ये मतलब जो चर्चा है ये फैलने लगी, ठीक है। ओके, सो द कट इन द बोनस प्रूव टू बी द कॉज ऑफ अनरेस्ट। सम वर्कर्स वेंट टू डॉक्टर सत्ता सामंत, दे आस्क्ड हिम टू एक्सेप्ट देयर लीडरशिप। तो उन्होंने भाई साहब डॉक्टर सत्ता सामंत के पास गए और उन्होंने बोला कि हमारा लीडरशिप आप एक्सेप्ट कीजिए और हमारे कॉज के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दे आस्क्ड हिम टू एक्सेप्ट देयर लीडरशिप। वर्कर्स ऑफ 65 मिल्स केम टुगेदर एंड डॉक्टर सामंत लेड द स्ट्राइक ऑन 18th of January 1982। 2.5 lakh वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक, ठीक है। तो इतने सारे लोग भाई साहब स्ट्राइक पे गए। गिरगांव मिल्स स्टॉप रनिंग मेकिंग इट सीम लाइक मुंबई's हार्ट स्टॉप थ्रॉबिंग, ठीक है। मुंबई का जो हार्ट, जो कोर सेंटर था, एज इफ वही धड़कना बंद हो गया, मुंबई का दिल धड़कना बंद हो गया, क्योंकि मुंबई जो है वो इन कॉटन मिल्स से बनी थी, और ये मिल्स भाई साहब पूरी की पूरी ठप हो गई, ठीक है। वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया और मैनेजमेंट भी भाई साहब अड़ा रहा, नहीं हम नहीं मानेंगे, ठीक है। ओके, द वर्किंग क्लास हैड कंट्रीब्यूटेड कल्चरली एज वेल थ्रू फोक थिएटर, फोक आर्ट एंड लिटरेचर। इतनी बड़ी तादाद में जो वर्किंग क्लास था मुंबई में, इस सब में कंट्रीब्यूशन हुआ था। तो सिर्फ आपके यहाँ पे कॉटन मिल्स का ही डेवलपमेंट नहीं हुआ था या बिजनेस का ही डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बाकी सारी चीजों में भी अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ था, ठीक है। अन्ना भाऊ सादे, साहिर अहमद शेख, साहिर साबले वेर popular for their programs aimed at public education. Poets like Narayan Surve, Namdev Dhasal, etc. portrayed the real life of the workers through their poems. तो ये poems, art, ठीक है, इनके जो contributions थे उस टाइम पे पैरेलली चल रहे थे। The Chief Minister of Maharashtra, बैरिस्टर मतलब लॉयर, A.K. Antole set up a committee to solve the issue। तो इन्होंने भाई साहब एक कमेटी का निर्माण किया
ठीक है, इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि देखो एक कंपनी है, उस कंपनी में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, तो गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है, तुम लोग निपटो भाई साहब, तुमने कंपनी डाली है, तुमने वर्कर्स को अप्लाई किया है, तुम्हारे बीच में तनाव हो रहा है तो तुम लोग निपटो। लेकिन यहां पे गवर्नमेंट क्यों घुस रही है बीच में? व्हाई डू थिंक गवर्नमेंट इज इंटरवीनिंग? अगर समझ लीजिए आपने एक कंपनी डाली, आपने 4 लोगों को एम्प्लॉय किया, वो 4 लोग आपसे नाखुश है, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, तो क्या गवर्नमेंट आपके इस मामले को सुलझाने आएगी? कंपनी तुमने डाली, जो लोग 4 लोग आए थे आपके पास काम करने, वो अपनी मर्जी से आए, किसी का मर्डर नहीं हुआ, खून नहीं हुआ, कुछ नहीं, पगार को लेकर झमेला है, आप निपटाओ, नहीं काम करना है दूसरी जगह जाओ। गवर्नमेंट वर्कर को यही बोलेगी, अगर वर्कर्स लोग गवर्नमेंट के पास गए तो गवर्नमेंट बोलेगी दूसरी जगह जाओ, ठीक है। और अगर जो ओनर है वो गया तो बोले तुमने कंपनी डाला है, तुम संभालो, तुम्हारा हेडेक है। तो व्हाई डू यू थिंक गवर्नमेंट इंटरवीन? यहां पे गवर्नमेंट ने क्यों इंटरवीन किया? हाँ, बहुत ज्यादा लोग थे, ठीक है, इनकी तादाद 2.5 लाख के ऊपर है भाई साहब। इतने ज्यादा लोग भाई साहब एक साथ में फटाक से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो सकता। अभी होगा क्या, ये स्ट्राइक पे जाएंगे, इनके पास पैसा नहीं होगा, इनकी फैमिलीज को खाना नहीं मिलेगा, और फिर क्राइम्स होंगे, ठीक है, लूटपाट होगी, मारामारी होगी, ठीक है। ये सब भाई साहब गवर्नमेंट के लिए ज्यादा बड़ा हेडेक हो जाएगा, तो माइट एज वेल कंट्रोल इट नाउ। इसीलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कमिटी बनाई इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, मिल वर्कर्स, ठीक है। लेटर बाबा साहब भोसले बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। ही इंसिस्टेड दैट एज पर लॉ ही वुड टॉक ओनली विद द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ। तो इन्होंने बोला कि भाई देखिए, जो राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ है, जो आपका एसोसिएशन है, मैं उनसे बात करूंगा। सब लोग ऐसे आ जाएंगे तो सबसे बात करना नामुमकिन है, उनसे मैं बात करता हूं, ठीक है, सेंड देम इन, ठीक है। डॉक्टर दत्ता सामंत डिमांडेड दैट द लॉ बी रिवोक, तो लॉ को भाई साहब रिवोक किया जाए, ठीक है। इन द बिगिनिंग द स्ट्राइकिंग वर्कर्स रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम देयर नेटिव विलेजेस, तो पहले तो लॉ भी रिवोक, भाई साहब लॉ को रिवोक किया जाए। पहले तो क्या था कि जब जो मिल वर्कर्स थे, जो लोग गांव खेड़े से आए थे यहाँ पे मिल में काम करने के लिए, तो कुछ पहले के महीनों में गांव से चावल या गांव से खेती बाड़ी से जो भी प्रोडक्शन है वो उनको आता था, फिर वो धीरे धीरे बंद हो गया, ठीक है। वो लोग भी बोलेंगे भाई साहब तुम वहां पे गए हो कमाने के लिए, उल्टा तुमको पैसा यहाँ भेजना चाहिए, तुम हमें से मांगे जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात होगी, ठीक है। ओके, सो इन द बिगिनिंग द स्ट्राइकिंग वर्कर्स रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम देयर नेटिव विलेजेस, इनको पहले पहले तो हेल्प मिल रहा था। इट वॉज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को हेल्प करना भी इनके लिए डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। दे सेट अप डिपार्टमेंटल कमिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फूड ग्रेन्स, तो पहले पहले तो काफी कॉपरेशन था एक दूसरे के साथ, ठीक है। चलो एक दूसरे को हेल्प कर देते हैं, मेरे गांव से भाई साहब 2 गोनी चावल आया, तुम्हारे गांव से आधा गोनी आया, चलो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके अपन एक दूसरे की फैमिलीज को सपोर्ट कर देते हैं। ये सब पहले पहले हुआ, जब स्ट्राइक चालू हुआ, धीरे धीरे स्ट्राइक ने बुरा रूप ले लिया, ठीक है। दे सेट अप डिपार्टमेंटल कमिटीज, इन लोगों ने भाई साहब कमिटीज बनाई, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फूड ग्रेन्स, तो इन्होंने भाई साहब कमिटी बनाई और उसमें फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि सबको मालूम है सब बेरोजगार हो गए हैं, सब स्ट्राइक पे हैं, सब एक कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं, तो लेट्स सपोर्ट ईच अदर, ठीक है। इनको लगा कि भाई साहब कुछ सालों में या कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फूड ग्रेन्स, असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ फंड्स एक्सेट्रा, और आपस में इन्होंने भाई साहब किसी को 2-4 रुपए घुमाने हैं, किसी को 10 रुपए कुलाउल, ऐसे भाई साहब कि सब लोग गरीब हैं भाई साहब, सब लोगों के पास पैसा भी नहीं है, लेकिन किसी के पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा है, तो लेट्स डिस्ट्रीब्यूट एंड लेट्स एंश्योर दैट एवरीबॉडीज लाइफ इज रनिंग ऑन अ स्मूथ प्लेटफॉर्म, ठीक है। द लेफ्ट पार्टीज हैड सपोर्टेड द स्ट्राइक, जो लेफ्ट पार्टीज थे उन्होंने सपोर्ट किया। As the strike dragged on, efforts were made to split the striking workers ranks, ठीक है। तो अभी देखो स्ट्राइक जब हो रहा है तो मैनेजमेंट कमेटी भी चुप नहीं बैठेगी, तो इन्होंने भाई साहब रैंकिंग कर दी, स्प्लिट कर दी, ठीक है, फूट डाली है, ठीक है। स्ट्राइकिंग वर्कर्स रैंक्स, इवन टू स्प्लिट द स्ट्राइकिंग वर्कर्स रैंक्स, इवन एज द स्ट्राइक कंप्लीटेड 6 months, द सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीटली इग्नोर्ड इट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब हम क्या करें, एक्चुअली भी सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वर्कर्स और आपके इसके बीच में स्ट्राइक चल रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिमिट तक ही इंटरवीन कर सकती है, वरना जो कंपनी ओनर्स हैं उनका पूरा हक है बोलने का, भाई इनको नहीं काम करना है, हम क्यों पगार दें, हमारे रेट पे इनको नहीं काम करना है, नहीं करें, ठीक है। वर्कर्स बोल रहे भाई साहब हम इनके रेट पे काम नहीं करेंगे, इनका बोनस बहुत कम है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वी विल गो ऑन अ स्ट्राइक, जाइए। तो इसमें गवर्नमेंट का कुछ इंटरवेंशन नहीं बनता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो गवर्नमेंट कितने हद तक और किसके लिए लड़े, ठीक है। तो पहले पहले तो भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट इससे दूर थी, ठीक है।
completely ignored it. The workers started a jail bharo agitation. In September 1982, 1.5 lakh workers took a march on the Legislative Assembly of Maharashtra State. ठीक है, तो 1.5 लाख वर्कर्स ने एक मार्च ऑर्गेनाइज किया, एक जुलूस निकाला, और ये था भाई साहब आपका मंत्रालय देखा है किसी ने? अरे भाई साहब, ठीक है, अभी तक कहा बोले, ठीक है, मुंबई में मंत्रालय एक जगह है जहां पे आपका लेजिस्लेटिव असेंबली बैठता है। वो मंत्रालय आपके साउथ बॉम्बे में है, ठीक है। मतलब मैं बाहर का हूं, लेकिन मेरे को मुंबई के बारे में आपसे ज्यादा मालूम है। आप यहाँ के निवासी हैं, और मी मराठा, मी आमची मुंबई क्या क्या है, यू हैव नेवर एक्सप्लोर्ड दिस। इट टेक्स मी बाई अटर सरप्राइज। आप ये सब क्या ही समझेंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जब तक आपने इन जगहों को विजिट नहीं किया रहेगा, जब तक आपने भाई साहब इन चीजों को देखा नहीं रहेगा। ये जो मिल्स की बातें कर रहा हूं, अभी भी हैं ये मिल्स, दीज मिल्स आर स्टिल देयर, द बिल्डिंग्स आर स्टिल देयर। हाँ, उसमें कुछ और कार ये हो रहा है, मिल्स नहीं चल रहे हैं, बट दिस बिल्डिंग्स आर स्टिल देयर। आप मुंबई में जाएंगे ना, तो आपको बाईकला वगैरह इन सब जगहों पे बड़े बड़े मिल्स अभी भी देखेंगे, ऐसे जैसे मिल्स है वैसे ही दिख रहे हैं, ठीक है। प्लीज एक्सप्लोर दी ऑप्शन भाई साहब। माथेरान और लोनावाला से भी बहुत अच्छी और जानकार चीजें हैं मुंबई के बारे में, जिसको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली भाई साहब 25 रुपए का एक टिकट निकालेंगे, मुंबई जाइए, एक दिन आधा दिन देख कर आइए, थोड़ा थोड़ा आपका नॉलेज का भी बढ़ेगा, और प्लस आपका एक्सप्लोरेशन भी होगा भाई। द स्ट्राइक कंप्लीटेड इन अ ईयर, ठीक है। असेंबली ऑफ महाराष्ट्र इन September 92, 1.5 lakh workers took a march on Legislative Assembly of Maharashtra State। मतलब आमची मुंबई मतलब वही है कि शिवाजी जी जयंती पे बाइक में एक वो लगाएंगे और घूमेंगे। वाह भाई साहब, मराठा, अरे यार मराठा कल्चर के बारे में तो जानिए, मराठा जो आपका पूरा देश है उसके बारे में तो जानिए। इट्स यू हैव टू एक्सप्लोर दिस, अदरवाइज ये तो मतलब आपका खोखलापन है अगर सिर्फ आप भाई साहब झंडा लेकर घूम रहे हैं। आप दावा जिस चीज का कर रहे हैं उसके बारे में आपको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, आपको उसमें आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया है उसको, क्या ही जानते हैं आप मराठा कल्चर के बारे में, ठीक है। जस्ट बीइंग अ मराठी डजंट इंश्योर दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट द मराठा कल्चर। गो डीप इनटू द रूट्स ऑफ इट। कितने ही लोगों ने यहाँ पे शिवाजी का एक भी फोर्ट देखा होगा? एक जन। कौन से फोर्ट में गए हैं आप? सिंगूर। और शिवाजी के इतने सारे फोर्ट्स हैं पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए। हाउ मेनी पीपल हैव एक्चुअली क्लाइम्ड अप टू दैट फोर्ट? रायगढ़ फोर्ट गए हैं कोई? भाई जाइए, देखिए इन चीजों को, ये आपके मराठा कल्चर से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। जय शिवाजी बोलेंगे तो बात नहीं बनेगी, आपको एक्सप्लोर भी करना पड़ेगा ना भाई साहब। एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अ टीचर टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स टू यू until unless you have visited these things. Okay, it didn't help at all. Assembly of Maharashtra in September 1982, तो जेल भरो आंदोलन चालू हुआ असेंबली ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। इट डिडंट हेल्प एट ऑल। द स्ट्राइक कंप्लीटेड अ ईयर, एक साल। अभी 9th में आपका हिस्ट्री भाई साहब फिर भी इंटरेस्टिंग है, मैं स्टेट बोर्ड को आगाह कर रहा हूं। 9th में आपका हिस्ट्री फिर भी इवेंट्स के साथ है, ये इवेंट हुआ, ये भाई साहब स्ट्राइक हुआ, आप को रिलेट कर पा रहे हो। 10th में इतना बोरिंग हो जाएगा ना भाई साहब हिस्ट्री, मतलब समझाना तो दूर, समझना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप 10th की हिस्ट्री बुक ऐसे ही पढ़ के देखिए, ऑनलाइन में मिल जाता है आपको, है ना। यू नो हाउ टू पुल इट अप, ई बुक लाइब्रेरी में जाकर पढ़िए, एक दिन टाइम दीजिए, एक कोई चैप्टर उठा लीजिए। यहाँ पे तो फिर भी भाई साहब इवेंट्स हैं आपको, 9th में बोल रहा हूं मैं। 10th का हिस्ट्री बुक पढ़ के देख लीजिए, सो ना जाए तो बोलना भाई साहब, ठीक है। इट्स सो बोरिंग। ज्योग्राफी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये तो बहुत ही बोरिंग है। हिस्ट्री आपका हिस्टीरियोग्राफी, डेवलपमेंट इन द वेस्ट, ठीक है, ये सब है। सो यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ इवेंट्स रनिंग पैरेलल and you can correlate to those events only if you happen to explore things beyond the book. आप भाई साहब एक्सप्लोरेशन करेंगे, कभी तो जिद कीजिए अपने मम्मी पापा के साथ कि भाई हमको मुंबई देखना, हम मुंबई निवासी हैं, आमची मुंबई बोलते हैं, तो मुंबई के बारे में जानते क्या है भाई साहब? गो एंड डू दैट। 25 रुपए का टिकट निकालो भाई साहब, वीटी पहुंच जाओगे, कितना ही कुछ है वहां पे देखने के लिए। ट्राई दिस ऑप्शंस आउट पीपल। It didn't help at all. The strike completed a year. This was the first strike to have gone for a year. In this period, about 1.5 lakh workers became unemployed. कुछ नहीं हुआ एक साल में, ठीक है। In this was the first strike to have gone for a year. एक साल तक ये स्ट्राइक चला और 1.5 lakh people, 1.5 lakh people, 1.5 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। एक पैसा की आमदनी नहीं थी और मुंबई जैसे हाई कॉस्ट लिविंग एरिया पे ये रह रहे थे। देखो, अगर आप गांव में हैं और अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे हैं
भाई साहब खेती है, कुछ अनाज वहां से लेकर आओ, ठीक है, किसी दूसरे के खेत में जाकर काम कर लो, 4-5 मछलियां पकड़ के ले आओ, काम चल जाएगा। लेकिन आप मुंबई जैसे एक्सपेंसिव शहर में रहते हैं और अगर आमदनी नहीं है तो वो बहुत बड़े टेंशन की बात है, जहां पे भाई साहब एक जोड़ी जूता रखने को भी 40,000 लगते हैं, है कि नहीं? आपको कामोटे का स्क्वायर फुट का एरिया मालूम है? एक स्क्वायर फुट कितने में बिकता है? 40,000 का चल रहा है भाई साहब अभी रेट, ठीक है। सो समझिए एक स्क्वायर फुट मतलब ये, एक स्क्वायर फुट, एक जूता रखने में भी आपको भाई साहब 40,000 देने पड़ेंगे। दिस इज हाउ एक्सपेंसिव द सिटी इज, ठीक है। और अगर आमदनी नहीं होगी तो आप समझिए क्या हताशा होगा, मतलब लोग किस हालत में होंगे, ठीक है। एज पॉलिएस्टर हैड कम, अब भाई साहब ये जो मैनेजमेंट है ये क्यों नहीं वर्कर्स के कॉज पे ध्यान दे रही है? क्योंकि इनको मालूम है भाई साहब करने दो स्ट्राइक, हमारे पास पॉलिएस्टर का ऑप्शन है, अभी आने वाला है पॉलिएस्टर, ठीक है। पॉलिएस्टर हैड कम इनटू ग्रेटर डिमांड देन कॉटन क्लॉथ, द सेल ऑफ मिल्क क्लॉथ हैड ऑलरेडी गॉट अफेक्टेड। पॉलिएस्टर पे भाई साहब धीरू भाई अंबानी ने अपना एम्पायर खड़ा किया, ठीक है। आज की तारीख में जो अंबानी फैमिली आपको दिखती है इतना पैसा लुटाते हुए, यहां से चालू हुआ। विमल बोल के इनका एक पॉलिएस्टर ब्रांड था जो बहुत 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 ज्यादा फेमस हुआ, ठीक है। तो पॉलिएस्टर आ चुका था भाई साहब, इसका ज्यादा डिमांड था कॉटन क्लॉथ से। द सेल ऑफ मिल्क क्लॉथ हैड ऑलरेडी गॉट अफेक्टेड, ठीक है। द मिल्स मूव फ्रॉम मुंबई टू सूरत इन गुजरात। तो भाई साहब मिल ओनर्स ने बोला कि चलो भाई साहब मुंबई में वैसे भी काफी एक्सपेंसिव है, तो लेट्स मूव इन एंड गेट अदर एम्प्लॉयमेंट, जहां ये गुजरात में मूव हो गए। द सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड, ठीक है, नेशनलाइज 13 टेक्सटाइल मिल्स। तो इन्होंने भाई साहब नेशनलाइज कर दिया, मतलब गवर्नमेंट का बना दिया। 13 टेक्सटाइल मिल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स डिड नॉट हेल्प टू रिजॉल्व द इशू। तो जितने भी आर्बिट्रेटर्स थे, आर्बिट्रेटर्स मतलब नेगोशिएटर्स, ठीक है। तो अभी देखो जैसे समझ लो ये टेबल है, ये टेबल पे आर्बिट्रेटर बैठा हुआ है, इस साइड में भाई साहब मजदूर संघ बैठा हुआ है, इस साइड में भाई साहब आपके ओनर्स बैठे हुए हैं, तो दोनों भी अपना पॉइंट रख रहे हैं, तो ये नेगोशिएट कर रहे हैं। आर्बिट्रेटर्स मतलब नेगोशिएटर्स, तो नेगोशिएटर्स को कोई मदद नहीं मिली, ठीक है। सो 13 टेक्सटाइल मिल्स, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स डिड नॉट हेल्प टू रिजॉल्व द इशू। तो आर्बिट्रेटर्स का कोई भी मदद नहीं मिल पाया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, द ईयर 1991 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ बता देता हूं कि ये 1991 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। अभी 1991 में हुआ क्या, ठीक है, 1991 में, अभी इसके पहले हमारा जो आर्थिक परिस्थिति था, भारत का जो इकोनॉमिक कंडीशन था, इट वाज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, ठीक है। तो भारत ने भाई साहब वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने साफ साफ बोल दिया कि भाई आप अभी इस पोजीशन पे नहीं है कि लोन लें और उसको चुकता करें, यू आर नॉट इन अ पोजीशन, ठीक है। अगर आपको हमने लोन दे भी दिया, आप इस लोन को चुकता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो व्हाट डू वी डू, ठीक है। लेकिन आप अगर हमारा सजेशन ले तो कुछ बात बन सकती है, और हमारा सजेशन ये है कि आप अपने मार्केट्स को थोड़ा सा ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें, मार्केट्स को थोड़ा सा रिलैक्स करवाएं, ठीक है। अभी मार्केट्स को रिलैक्स करने का मतलब क्या होता है? देखो, इसके पहले हमारा चल रहा था लाइसेंस राज। अभी लाइसेंस राज क्या होता है, ठीक है? लाइसेंस राज मतलब गवर्नमेंट का भाई साहब बहुत ज्यादा पकड़ था बिजनेस पे, ठीक है। तो मतलब आपको अगर छोटा सा कोई किराने की दुकान भी खोलनी रहेगी ना, या छोटा सा कुछ भी खोलना रहेगा, तो भी इतने लाइसेंस लेने पड़ते थे कि आपके जूते घिस जाएंगे सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते, ठीक है। तो इस लाइसेंस राज के चलते भाई साहब बिजनेस प्रमोट नहीं हो रहा था। लोगों का क्या ऑब्जेक्टिव था? भाई साहब पढ़ लिख कर किसी गवर्नमेंट जॉब पे लग जाओ, या गवर्नमेंट जॉब कर लो, या तो पानी पूरी बेच लो भाई साहब, ठीक है। यही दो ऑप्शंस बन रहे थे, ठीक है। तो ऐसा इंडिया का परिस्थिति था। तो इन्होंने बोला कि भाई आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, ठीक है। आज की तारीख में आपके ही क्राउड में मैं बोल रहा हूं कि आपने सपने देखने चालू कर दिए होंगे, राइट, कि कब मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो एंड व्हाट डू आई डू, इधर आई गेट इनटू अ जॉब और आई डू अ स्टार्टअप। बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप का सोच भी लिया होगा। तो आज की तारीख में आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है जिसके चलते हर दूसरा आदमी किसी स्टार्टअप या बिजनेस आइडिया के बारे में सोच रहा है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा सोचा ही नहीं जाता था, बिजनेस के बारे में हार्डली कोई सोचता था, सब लोग जॉब्स के बारे में सोचते थे, क्योंकि हमारा मार्केट बड़ा ही ठोस था, एकदम क्लोज्ड था, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि आपके मार्केट की जो पॉलिसीज हैं वो बड़े स्ट्रिंजेंट हैं, आप बिजनेस को प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस को प्रमोट कीजिए, आपकी इकोनॉमी तड़ातड़ अपने आप ही बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा, इंडिया एज अ कंट्री आपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउ ही नहीं किया है, आप फॉरेन कंपनीज को आने नहीं दे रहे हैं।
उस टाइम पे भाई साहब एक ही फॉरेन की कंपनी थी, वो थी भाई साहब आपका एक कोल्ड ड्रिंक था भाई साहब आपका पेप्सी शायद, ठीक है। तो एक दो इक्के दुक्के कंपनीज ही थे, बाकी कंपनीज थी नहीं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अरे दूसरे कंपनीज को आने दीजिए, क्योंकि अगर आप दूसरे कंपनीज को आने देंगे तो ऑब्वियसली दूसरी कंट्रीज में आपकी कंपनीज भी अच्छा काम करेंगी। आप जैसे अपने आप को बंद रख रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स से, वैसे ही फॉरेन की कंपनीज आपको बंद रख रही हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए आपका भाई साहब प्रोडक्ट बाहर नहीं बिक रहा है और उनका प्रोडक्ट आपके पास नहीं बिक रहा है, तो आप थोड़ा सा मार्केट को रिलैक्स कीजिए। तो फिर पब्लिक में ये हलचल मची या गवर्नमेंट का ये क्वेश्चन आया कि अगर हमने अपने मार्केट्स को रिलैक्स कर दिए तो अगर फॉरेन कंपनीज आएंगी तो भाई साहब फायदा तो उनका ही होगा, हमारा क्या होगा। तो फॉरेन कंपनीज का ये कहना है कि भाई साहब अगर समझ लो सैमसंग एक कंपनी है, ठीक है, सैमसंग एक कंपनी है भाई साहब, ठीक है, ये अपने टेक्नोलॉजी को आपके पास लाएगी, लेकिन सैमसंग का जो आपका प्रोडक्शन यूनिट होगा वो तो इंडिया में ही स्टैब्लिश होगा और ये इंडिया में इंडियंस ही काम करेंगे, तो आपका भाई साहब एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रहा है, इन लोगों को जॉब्स मिलेगी, ठीक है। दूसरा, जब आप कोई गैजेट लॉन्च करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे भाई साहब आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, लेकिन उसमें रिपेयर्स की जरूरत पड़ती है, तो जब आपने भाई साहब इसको सेटअप किया तो आपको रिपेयर सेंटर्स भी लगाने पड़ेंगे, है ना। इन रिपेयर सेंटर्स में भी कौन काम करेगा? इंडियंस। तो यहां पे भी भाई साहब इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ये आपके जो सर्विस सेंटर्स होंगे, ठीक है, और क्या होंगे भाई साहब, आपके रिटेल आउटलेट्स होंगे जहां पे ये सैमसंग का जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो बिकेंगे। तो अगर वो बिक रहे हैं तो वहां पे भी इंडियंस ही होंगे। आप जब भाई साहब मोबाइल लेने जाते हैं तो क्या कोई चाइना वाला आपको बेचता है या कोरियन आकर बेचता है? इंडियन ही बेचता है ना भाई साहब, ठीक है। सो यहां पे इंडियंस की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, इंडियंस को जॉब्स मिल रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल आपका मार्केट सिनेरियो इंप्रूव होगा। ये टाइम पे बहुत इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ कि क्यों फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, क्यों भाई साहब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मतलब उस टाइम पे जब हमने डिसाइड किया कि मार्केट्स को खोलना है, तब मैं 1991 में, तभी हम कितने के होंगे, मतलब रोज पेपर में ऐसे ही आ रहा था, ठीक है, हम आपकी उम्र के होंगे, तभी रोज पेपर में ऐसे आ रहा था, मुझे याद है कि आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, बिजनेस कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया है कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत लॉस मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली देखा गया कि हमारे आज की तारीख में भाई साहब, उस जमाने में अगर एक पेन में लिखा हुआ है ना मेड इन जर्मनी, वो भाई साहब इसकी फैमिली में कोई जर्मनी में गया होगा, वहां से पेन लाया होगा। आप आज की तारीख में देखेंगे एडिडास का शू पहन के घूम रहे हैं भाई साहब, नाइकी का बैग लेकर घूम रहे हैं, इजीली अवेलेबल है, किसी भी उल्ट सुल्ट दुकान से भी आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा। आज की तारीख में आपका ग्लोबलाइजेशन के चलते ये बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गया है। तो ग्लोबलाइजेशन ने हमारे मार्केट्स को खोला, ग्लोबलाइजेशन से हमारी आर्थिक परिस्थिति सुधरी, ठीक है। ये डिसीजन हुआ 1991 में। तो गवर्नमेंट को ये आपको वर्ल्ड बैंक ने सुझाव दिया कि भाई साहब प्लीज ओपन अप योर मार्केट्स, रिलैक्स योर बिजनेस पॉलिसीज, लेट द फॉरेन इन्वेस्टर्स कम इनटू योर कंट्री so that you also get a chance to explore with your options in other countries। आज की तारीख में आपको मालूम है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ट्रैक्टर्स, और बहुत सारे ऐसे जो आपके अलग अलग कंट्रीज है वहां पे ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से बनकर, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरे कंट्रीज में, ठीक है। सो ये सारी चीजें भाई साहब होने लगी। तो ये आपका एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था। उस टाइम पे काफी प्रोटेस्ट हुआ था जब गवर्नमेंट ने इस सलाह को मानी वर्ल्ड बैंक की, और गवर्नमेंट ने भाई साहब अपने मार्केट्स को खोले, तो काफी बड़े लेवल पे तांडव हुआ। बिजनेस कम्युनिटी ने बोला कि यार भाई साहब फॉरेन के लोग आकर यहाँ पे बेचेंगे तो हमारा क्या होगा, ठीक है। लेकिन सबका ही फायदा हुआ, ठीक है, अल्टीमेटली सबका फायदा हुआ। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, द ईयर 1991 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आफ्टर द 10th जनरल इलेक्शंस, PV Narasimha Rao became the Prime Minister of India. So he was basically representing the Congress party. However, he was not from Gandhi family. Gandhi family के नहीं थे, but he was from the Congress party. ठीक है। और इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज तक इतना पढ़ा लिखा इंसान शायद ही पॉलिटिक्स में आया होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। इंडिया में पहली बार इतना बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर, मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑपरेशन वाला डॉक्टर नहीं, मेडिकल वाला डॉक्टर नहीं, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर मतलब आप डॉक्टरेट कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कोई डिग्री नहीं होगा इनके पास जो फाइनेंस में इन्होंने अक्वायर नहीं किया था, इतना ज्यादा नॉलेज था इनको, ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर।
He adopted the new economic policy of linking India's economy with the global economy. तो ग्लोबलाइजेशन जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, यहां पे इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया. फॉर दिस फंडामेंटल चेंजेस वे बॉट अबाउट इन द इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी वाज बॉट इन ट्यून विद द ग्लोबल मेन स्ट्रीम. तो इंडियन इकोनॉमी भाई साहब ग्लोबल मेन स्ट्रीम के साथ आ गई. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? तो ग्लोबल मेन स्ट्रीम मतलब ग्लोबली ग्लोबलाइजेशन को इंडिया ने एक्सेप्ट किया. इंडिया फाइनली एक्सेप्टेड ग्लोबलाइजेशन. आज की तारीख में जो आपको अपने लाइफस्टाइल में या आर्थिक रूप से जो वृद्धि दिख रही है, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से है. ठीक है. ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडियन इकोनॉमी वाज इन अ क्राइसिस सिचुएशन. मतलब एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि वर्ल्ड बैंक ने भी हम पे भरोसा करना बंद कर दिया था. भाई साहब आपकी जो इकोनॉमी है उस हिसाब से आप अपना लोन अगर लेंगे भी तो चुकता नहीं कर पाएंगे. ठीक है. बिफोर द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट टुक चार्ज, चंद्रशेखर वाज द प्राइम मिनिस्टर. During his tenure, the rate of inflation was 17%. What is inflation? Price rise. ठीक है, चीजों के दाम बढ़ जाना. तो चंद्रशेखर जी जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे. उनके टाइम पे चीजों के दाम 17% बढ़ चुके थे. ठीक है, इन्फ्लेशन. ओके. इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हैड गॉन डाउन बाय 1.1%. तो ग्रोथ रेट उल्टा डिक्लाइनिंग में था. ठीक है. India had foreign exchange reserves only enough to last for imports for a week. तो इनके पास भाई साहब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं इससे इंडिया इंपोर्ट करती है. बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स होते हैं तो इंडिया इंपोर्ट करती है. मतलब वो चीजें जो इंडिया में नहीं मिलती हैं, वो चीजें जो सरप्लस में बाहर के कंट्रीज में प्रोड्यूस होती हैं वो इंडिया में आती हैं. ठीक है. तो इंडिया के पास बस इतना ही था कि एक वीक तक इंपोर्ट कर सके, एक हफ्ता तक. इतना हालत खराब था. It had become difficult to pay back its loan and even give the interest on it. तो इंडिया ने अभी तक जो भी लोन लिया था वर्ल्ड बैंक से या दूसरे कंट्रीज से, इट वाज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू पे इट बैक. ठीक है. इंटरेस्ट भी पे करना और पूरे लोन को भी पे करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था. इन एक मिनट. Okay, in May 1991, the government had tried to control the situation by selling some of its gold reserves. तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया भाई साहब, सोना गिरवी रखा. आप समझते हैं गिरवी कब रखते हैं? जब घर में पैसा नहीं होता है तो सोना होना गिरवी रखना पड़ता है. तो इंडिया ने भी अपने गोल्ड रिजर्व्स को गिरवी रखने की कोशिश की. ठीक है. In May 1991, the government had tried to control the situation by selling some of its gold reserves and by mortgaging some. Mortgaging some मतलब गिरवी रखना. तो जब तक हमारे पास पैसा नहीं होता तब तक आप रखिए सोना को, जब हमारे पास पैसा हो जाएगा तब हम छुड़वा लेंगे. ठीक है. बिफोर द चंद्रशेखर गवर्नमेंट, द वीपी सिंह गवर्नमेंट हैड इनकर्ड अ लायबिलिटी ऑफ ओवर 10,000 करोड़ रुपीज ऑन इकोनॉमी बाय वेविंग ऑफ द लोन्स ऑफ ऑल फार्मर्स. ठीक है. तो फार्मर्स का सारे लोन्स को वेव कर दिया था. अभी ये फार्मर्स के लोन्स को जब वेव किया तो इकोनॉमी पे प्रेशर आया. कितने का भाई साहब? 10,000 करोड़ रुपए का. ठीक है. देखिए फार्मर्स का लोन वेव करना ठीक है, लेकिन उसके लिए अपने पास उतना पैसा भी होना चाहिए ना. पैसा नहीं है लेकिन लोन वेव ऑफ कर दिया है. तो इकोनॉमी में भाई साहब 10,000 करोड़ रुपए का घाटा था. ठीक है. इतना पैसा हमारा डेफिसिट चल रहा था. द प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनल लोन्स ऑन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टुगेदर टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाज 55%. तो 55% का इंटरनल लोन्स भी था. ठीक है. इन 1980-81 फॉरेन लोन वाज 2,350 करोड़ डॉलर्स. इतना बड़ा भाई साहब आपका फॉरेन लोन ही था. ठीक है. मतलब बाहर से हमने जो लोन लिया हुआ था. ठीक है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका जीडीपी इतना था. ठीक है. 235 करोड़ डॉलर्स. इट इंक्रीज टू 8,380 करोड़ डॉलर्स इन 1991. अभी ये डॉलर्स में है, मतलब इसको आप उस टाइम के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 60 या 70 से तो उतने रुपीज में आ जाएंगे. करोड़ में है ये. ठीक है. ओके. एट दिस टाइम इंडिया हैड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ ओनली 100 करोड़ डॉलर्स. सिर्फ 100 करोड़ डॉलर्स का भाई साहब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था. मतलब इंडिया एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी.
ठीक है, इंडिया वाज गोइंग थ्रू अ ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, दिस फाइनेंशियल क्राइसिस वाज ऑलरेडी देयर. This had also the background of increased oil prices due to the invasion of Kuwait by Iran. किसी ने एयरलिफ्ट बोल के एक मूवी आई थी इसकी, क्या कहते हैं अपना, अक्षय कुमार की, देखिए क्या, देखिए उसमें एक्चुअली में एयरलिफ्ट, ठीक है, कुछ सालों पहले आई थी. अभी बेसिकली क्या था, देखो यहां पे इराक, ठीक है, इराक और कुवैत दो भी आपके क्या हैं, सऊदी कंट्रीज हैं, ठीक है, और दोनों भी ऑयल मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, ऑयल, ठीक है, सारे सऊदी कंट्रीज ऑयल में हैं. तो कुवैत जो है वो क्या कर रहा था, मतलब ऑयल के प्राइसेस को थोड़ा कम कर रहा था और ऑयल को ज्यादा करके अमेरिका को सप्लाई कर रहा था, ठीक है. तो इराक ने बोला ये आप गलत कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने पैसे गिराए तो हमको भी पैसे गिराने पड़ेंगे, हमारा लॉस होगा. तो ये चलता रहा, तनाव बढ़ता रहा. एक दिन क्या हुआ, वैसे अब इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया और पूरे कुवैत को कैप्चर कर लिया, ठीक है, रातों रात मिलिट्री घुसा दी और पूरे कुवैत को कैप्चर कर लिया. इराक के लीडर थे सद्दाम हुसैन, ठीक है, तो ही बेसिकली कैप्चर्ड कुवैत, ठीक है, और भी बहुत सारी समस्याएं थी लेकिन ही कैप्चर्ड कुवैत. तो अभी कुवैत को कैप्चर कर लिया तो अमेरिका का ऑयल सप्लाई रुक गया, ठीक है. तो अमेरिका ने बोला भाई साहब आप अपने ट्रूप्स को वहां से हटाइए, हम आपको इतने दिन की मोहलत देते हैं, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से आप वहां से हट जाइए, कुछ नहीं होगा, और अगर नहीं हटते हैं तो वॉर होगा. तो इराक ने भी बोला हाँ कर लो वॉर, कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार हैं, ठीक है. और अगर तुमने वॉर को ज्यादा बढ़ाया तो तुम्हारे जितने यहाँ पे ऑयल वेल्स हैं इन सब में हम आग लगा देंगे, क्या है, कर लेना, तुम अपना तेल निकाल लेना तब, ठीक है. ऑयल वेल्स होते थे ना बड़े बड़े, उसमें हम एक चिंगारी फेंकेंगे पूरा ऑयल जल के राख हो जाएगा, ठीक है. तो ऐसा चलता रहा. फाइनली अमेरिका ने अटैक किया, ठीक है, आप इसको यूट्यूब में भी देख सकते हैं. ये पहला ऐसा वॉर था जिसका लाइव कवरेज हुआ था, ठीक है. लाइव कवरेज मतलब उधर से भाई साहब रॉकेट्स आ रहे, इधर से रॉकेट्स जा रहे, ये पहला ऐसा वॉर था जिसका लाइव कवरेज हुआ था, ठीक है. तो अमेरिका ने रात को अटैक किया और फाइनली कुवैत को छुड़वाया, ठीक है, सद्दाम हुसैन को वैसा फांसी दी गई. तो दीज आर ऑल थिंग्स दैट हैपेंड. लेकिन इस दौरान ये जो एक साल तक करीबन वॉर चलता रहा उसमें ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर हो गए. ऑयल प्राइस, क्योंकि दो कंट्रीज जो मेन सप्लायर्स थे दोनों भी अभी सप्लाई बंद कर रहे हैं, तो ऑयल प्राइसेस पटाख से ऊपर हो गए. तो इसका जो रिजल्ट था वो सब देशों पे आया, ठीक है. जैसे अभी देखो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसका जो असर है वो सब देशों पे आ रहा है. तो यहाँ पे भी भाई साहब आपका सब देशों पे वो असर आया, ठीक है. सो दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग. तो अब एक तो हमारे पास भाई साहब क्राइसिस चल रहा था पैसों का, और दूसरा भाई साहब ऑयल का भी क्राइसिस. ऑयल इतना ज्यादा बढ़ गया, ऑयल का प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा. जो चीज भाई साहब 2 रुपए में बिक रही है वो 5 रुपए में बिक रही है, ठीक है, क्योंकि ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो उसको ट्रांसपोर्ट में कॉस्ट जा रहा है भाई साहब, ठीक है. तो दिस ऑल्सो हैड द बैकग्राउंड ऑफ इंक्रीज ऑयल प्राइसेस ड्यू टू इन्वेजन ऑफ कुवैत बाई इराक. तो एक्चुअली उस मूवी में एयरलिफ्ट में एक इंडिविजुअल की कहानी है, एक बायोपिक है बेसिकली वो, और उसमें अक्षय कुमार ने एक ऐसे इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट किया है जिन्होंने कुछ लोगों की मदद से सारे इंडियंस को वहां से इवैक्यूएट किया था. सारे इंडियंस को एक प्लेन में बैठाकर भाई साहब इंडिया लाए थे. सारे मतलब 8-10 फ्लाइट्स ऐसे चली थी जिसमें इंडियंस को ट्रांसफर किया था इंडिया में, ठीक है. इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू रेज अ लोन. इवन द नॉन रेसिडेंट इंडियंस स्टार्टेड विड्रॉइंग देयर डिपॉजिट्स इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम इंडिया. तो जो एनआरआईज थे वो भी भाई साहब फॉरेन करेंसी इंडिया से विड्रॉ करने लगे, ठीक है. रेमेडीज. पीवी नरसिम्हा राव अपॉइंटेड डॉक्टर मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर इन ऑर्डर टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन. तो पीवी नरसिम्हा राव ने भाई साहब उस टाइम पे ये सिचुएशन से जूझने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपॉइंट किया, ठीक है. डॉक्टर सिंह अंडरटुक मेनी करेक्टिव मेजर्स. दिस सिचुएशन बिगैन टू चेंज. सो द क्रेडिट ऑफ एक्चुअली चेंजिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गोज टू डॉक्टर मनमोहन सिंह. इन्होंने भाई साहब, ये बहुत पढ़े लिखे इंसान है, बहुत पढ़े लिखे इंसान. पॉलिटिक्स में इतने पढ़े लिखे इंसान का होना पहली बार हुआ है, ठीक है. सो ही हैड अ ग्रेट नॉलेज अबाउट इट एंड फाइनली थिंग्स बिगैन टू चेंज. बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स लिए गए एंड थिंग्स बिगैन टू चेंज. ही रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. तो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाए गए. इसके लिए काफी प्रतिवाद हुआ, काफी प्रतिरोध हुआ, काफी प्रोटेस्ट हुए, लेकिन फाइनली अच्छा हुआ हमारे लिए, ठीक है. ही रिस्ट्रिक्टेड द लाइसेंस सिस्टम टू 18 इंडस्ट्रीज, ठीक है. पहले हमारा लाइसेंस राज चलता था, जैसे मैंने आपको बोला
पहले लाइसेंस जो है, ही रिस्ट्रिक्टेड द लाइसेंस सिस्टम। पहले हर चीज पे लाइसेंस था, हर चीज, हर धंधा जो आप करने जा रहे हैं उस पे लाइसेंस लगेगा, इसीलिए इसको लाइसेंस राज बोलते थे। अभी ये लाइसेंस लेने के लिए आप सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते आप इतना परेशान हो जाते थे कि आप बिजनेस पे ही गिव अप कर देते थे। इसीलिए ये एक बिजनेस सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं कर दे पा रहा था, गवर्नमेंट हमको बिजनेस सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहा था, ठीक है। तो फाइनली भाई साहब इन्होंने बोला कि नहीं, अभी ही रिस्ट्रिक्टेड द लाइसेंस सिस्टम ओनली टू 18 इंडस्ट्रीज। तो सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज पे लाइसेंस सिस्टम रहेगा, जिसमें ज्यादा करके फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज होंगे। फूड जहां पे तैयार होता है, खाने पीने के मामले में हम भाई साहब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे लाइसेंस सिस्टम रहेगा। वहां पे मतलब बाकायदा देखा जाएगा कि आप ठीक से खाना बना रहे हैं या नहीं, ठीक है, जो भी फूड आइटम्स है, ऐसे चीजों को छोड़कर बाकी सब में लाइसेंस हटा दीजिए, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। ही रिस्ट्रिक्टेड द लाइसेंस सिस्टम टू 18 इंडस्ट्रीज। 18 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज पे अभी तक लाइसेंस चल रहा था उन सबको उन्होंने हटा दिया। क्या कर रहे हैं, ये बिजनेस को आप रिलीज मतलब इजी बना रहे हैं, ठीक है, इज रिलैक्सिंग द बिजनेस पॉलिसीज, ठीक है। जितना ज्यादा आप रिलैक्स करेंगे बिजनेस के एनवायरनमेंट को, उतना ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, मोर एंड मोर पीपल विल बी इन्वॉल्व इन इट, और उसी से हमको तरक्की देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग लॉसेस इन द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ही ओपनड अप द पब्लिक सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट इंडस्ट्रीज। अभी देखो पब्लिक सेक्टर क्या है भाई साहब, गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है। जैसे रेलवेज हो गया, एयरलाइंस हो गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर लॉस में चल रहा है, रेलवेज लॉस में चल रहा है, एयरलाइंस, उस टाइम पे इंडियन एयरलाइंस था जो लॉस में चल रहा था, ठीक है। तो ऐसे भाई साहब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो लॉस में चल रहे थे। तो इन्होंने बोला एक काम कीजिए, हम इन सेक्टर्स को प्राइवेटाइज कर देते हैं, और क्या होगा भाई साहब, प्राइवेट लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हाँ थोड़ा सा खर्चा पड़ेगा, लेकिन कम से कम लॉस में तो नहीं रहेगा, कम से कम वो जिस इंटेंशन के लिए हमने बनाया था वो कम से कम सुचारू रूप से चलेगा तो सही, ठीक है। तो ही ओपनड अप द पब्लिक सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट इंडस्ट्रीज, दीज वेर ओपनड अप इन ऑर्डर टू ब्रिंग द शेयर मार्केट अंडर कंट्रोल। ही एस्टैब्लिश्ड द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन 1988। तो शेयर मार्केट जो है तो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा था। आपने वो सीरीज देखी रही होगी जहां पे हर्षद मेहता के ऊपर एक सीरीज बनी थी। सो उस टाइम पे जो स्कैम 1999, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे बहुत सारे स्कैम्स हुए थे, हर्षद मेहता तो थे ही, प्लस बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके बैंक्स भी इन्वॉल्व थे, बहुत सारा कुछ हुआ था। तो शेयर मार्केट काफी ऊपर नीचे हुआ था और काफी डामाडोल हुआ था, जिसके वजह से सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन्होंने सेबी को स्टैब्लिश किया। तो सेबी एक रेगुलेटरी बोर्ड है, ठीक है। 1988 में ये भाई साहब स्टैब्लिश हुआ। मेरे सामने ही कभी मैं शेयर मार्केट में मतलब ऐसे किसी को जानता हूं, उन्होंने एक शेयर, एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर था जो करीबन उसकी प्राइसिंग थी 70 रुपए कुछ थी पर शेयर, 70 रुपए का शेयर था। तो वो बंदा भाई साहब ऑनलाइन में था, उसके पास क्लाइंट के कुछ 700 शेयर्स थे उस कंपनी के, 700 शेयर्स। इन लोग क्लाइंट के लिए डीलिंग करते हैं बेसिकली, ठीक है। आप ब्रोकर होते हैं, आप बेसिकली क्लाइंट के लिए शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और क्लाइंट को प्रॉफिट दे रहे हैं, अपना कमीशन रख रहे हैं, ऐसा चलता है वहां पे, ठीक है। तो करीब 700 शेयर्स थे कुछ, और वो तो अचानक से उसने गलती से एक 1 डाल दिया और वो जो 70 रुपए का शेयर था वो 1 रुपए में बिक गया, 700 शेयर्स, ठीक है। ये सिर्फ गलती हो गई, तो अभी भाई साहब क्लाइंट तो मार डालेगा इसको, भाई साहब करोड़ों का लॉस हो गया, है ना। तो इस ऐसे चक्करों में सेबी कम्स टू रेस्क्यू। तो सेबी ने फिर से उसको रिवोक किया, सेबी ने उसको भाई साहब रिवोक किया कि नहीं, पूरे शेयर मार्केट में हलचल में गया, अरे भाई साहब 1 रुपए में गया ये शेयर, जो 70 रुपए में बिक रहा था वो 1 रुपए में जा रहा है। तो जैसे ही 1 रुपए में गया तो बाकी सारे शेयर्स ने भी भाई साहब टपाटप गिर गया सब, ठीक है। तो पूरे मार्केट को ये हिला सकता है। तो इसी तरह से बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं, ऐसे कंफ्यूजन्स ना क्रिएट हो, इसीलिए सेबी केम इनटू फोर्स इन 1980। ये एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी बॉडी है। शेयर मार्केट में जो तांडव चल रहा था इसने पूरा रेगुलेट कर दिया इसको, ठीक है। हर चीज वेरीफाई होगी, हर प्लेटफॉर्म वेरीफाइड होगा, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज कंप्यूटराइज्ड। तो भाई साहब आपका जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था वो कंप्यूटराइज्ड हो गया, ठीक है। ही गेव प्रायोरिटी टू रिमूव द स्पेक्टर ऑफ रिसेशन, ठीक है। तो जो रिसेशन चल रहा था उस टाइम पे, रिसेशन मतलब इकोनॉमी आपका डाउन में चल रहा है, ठीक है। सो ही गेव प्रायोरिटी, इन्होंने भाई साहब प्रायोरिटी दिया कि जितना भी आपका रिसेशन चल रहा है इसको अपन रिमूव करते हैं, पहले लोगों का इनकम बढ़ाते हैं, देन ओनली थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद ही भाई साहब नॉर्मल होंगी थिंग्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ग्रू ड्यूरिंग द फर्स्ट टेन्योर ऑफ
डॉक्टर मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर। तो धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भाई साहब इंडिया में बढ़ने लगा। ठीक है, इंडिया कुड रिकवर द गोल्ड मॉर्गेज विद बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो जो गोल्ड मॉर्गेज था बैंक ऑफ इंग्लैंड में, उसको इंडिया ने रिकवर किया। द गवर्नमेंट गॉट द सपोर्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास एज वेल एज द मिडिल क्लास। तो गवर्नमेंट को भाई साहब दोनों क्लासेस का सपोर्ट मिला, कैपिटलिस्ट क्लास का भी और मिडिल क्लास का भी। ठीक है, द गवर्नमेंट गॉट द सपोर्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास एज वेल एज द मिडिल क्लास। एज द गवर्नमेंट ओपनड अप द टेलीकॉम सेक्टर, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर खोला। मोबाइल फोन सर्विसेज स्टार्टेड ऑल ओवर द कंट्री। तो सारे कंट्री में मोबाइल फोन सर्विसेज चालू हो गया। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर था। आज की तारीख में भी भाई साहब बहुत बड़ा इनकम जनरेटिंग सेक्टर है ये। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह साइन द एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉन्च द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये सब कुछ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आज की तारीख में जो आप चैन की सांस ले रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, वो इस वजह से है। ठीक है, वरना भाई साहब खाने के वांदे थे हमको, पूरे देश को ही। ठीक है, नाउ व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? in 1995 इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO बोलते हैं हम इसको। ये WTO बेसिकली क्या था भाई साहब? ये आपका यूएनओ का ही एक ऑर्गन है। ठीक है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन हैड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स टू फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। इनका भाई साहब क्या था कि कंट्रीज के बीच में ट्रेड को बढ़ाया जाए। जितना कंट्रीज के बीच में ट्रेड को बढ़ाया जाएगा उतना ही भाई साहब आपस में कंट्रीज ट्रेड करेंगे और उतना ही बिजनेस में फायदा होगा। ठीक है, टू फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, टू पुट एन एंड टू ऑल दोस डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स एंड पॉलिसीज दैट आर हर्डल्स इन द वे ऑफ इंटरनेशनल फ्री ट्रेड। ठीक है, तो जितने भी आपके ऐसे रूल्स, पॉलिसीज या रेगुलेशंस हैं जो फ्री ट्रेड को प्रमोट नहीं करते हैं। ठीक है, टू organization had the following objectives to free trade between countries, to put an end to all those discriminatory laws, restrictions, जितने भी restrictions आपने लगा के रखे हैं, rules and policies जो आपके hurdles हैं, जो बिजनेस को ठीक से नहीं करने दे रहे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वाहियात रूल्स थे, ऐसे बहुत सारे फालतू के रूल्स थे गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने के लिए लगा के रखे थे, जो बिजनेस को ओपनली नहीं होने दे रहा था। ठीक है, तो ये सबको हटाओ। ठीक है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट बनाओ। दैट वाज व्हाट WTO was trying as a whole. World Trade Organization was trying to make it a business-free environment, make it a business-oriented environment, so that more and more people adopt to business. जितने लोग भाई साहब बिजनेस में आएंगे उतनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, उतना इनकम बढ़ेगा। सरकार कितने को जॉब दे देगी भाई साहब? रेलवेज का एक सेक्टर है, डिफेंस का एक सेक्टर है, कुछ गिने चुने सेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी का एक सेक्टर है, लेट्स से नेशनल हाईवेज का एक सेक्टर है। इन सारे सेक्टर्स में से अगर सरकार ने सबको जॉब देना भी चाहा तो 135 करोड़ के लिए भाई साहब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर सकती है। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, जो मतलब हो सकता है कि आज की तारीख में भी रेलवेज आर द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, बट स्टिल इफ यू लुक इनटू इट, हाउ मच कैन एक्चुअली गवर्नमेंट जनरेट एन एम्प्लॉयमेंट? तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को ना जनरेट करके, ऑब्वियसली गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर बिजनेस को प्रमोट करे तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। अगर एक बंदे ने बिजनेस डाला और इसका बिजनेस सक्सेसफुल हुआ तो ऑब्वियसली आज अगर उसने 5 लोगों को रखा है, कल वो 10 लोगों को रखेगा, परसों बचा 50 लोगों को रखेगा। ये 50 लोगों को पगार मिलेगी तो पगार से वो चीजों को खरीदेंगे। अगर खरीदेंगे तो जितने इंडस्ट्रीज हैं वो भी प्रमोट होंगे, तो सब कुछ एक साथ चलेगा। जब तक लोगों के जेब में पैसा है तब तक वो चीजें को खरीदेंगे, और जब तक वो खरीदते रहेंगे तब तक भाई साहब जितने भी इंडस्ट्रीज है सब चलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। तो अगर सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट फिर बिजनेस को सपोर्ट करेगी, बिजनेस सपोर्ट करने से आपका ऑटोमेटिकली ये चलेगा। ठीक है, सो ये पहले नहीं था, पहले राइसेस राज था, इसलिए WTO ने बोला कि पहले तो आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए भाई साहब। आपने इतना स्ट्रिंजेंट बना के रखा है कि लोग बिजनेस करना ही नहीं चाहते हैं, तो पहले अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। उसके बाद आप फॉरेन ट्रेड के लिए अपने मार्केट इकोनॉमिक्स को खोलिए। ठीक है, अगर आप फॉरेन ट्रेड के लिए खोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोलते हैं, तो ऑब्वियसली आप भी पैसा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज की तारीख में आपको मालूम है लोग इंडिया में बैठे बैठे विदाउट दुबई गए हुए वहां की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यू कैन एक्चुअली परचेज प्रॉपर्टीज इन दुबई बाय जस्ट सिटिंग हियर। ठीक है, नॉट इवन विजिटिंग दैट प्लेस, आप कर सकते हैं ये।
ठीक है, वहां के लोग भी जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम भी वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऐसा आपका ग्लोबलाइजेशन हो गया है। दिस इज हाउ ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली हैपनिंग। ठीक है, तो जितने भी आपके डिस्क्रिमिनेटरी लॉस थे, रिस्ट्रिक्शंस थे, रूल्स एंड पॉलिसीज दैट आर हर्डल्स इन द वे ऑफ इंटरनेशनल फ्री ट्रेड एंड टू रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल मल्टी पार्टी मैकेनिज्म, तो ग्लोबल ट्रेड को पूरा पूरा रेगुलेट किया जाए मल्टी पार्टी मैकेनिज्म से। द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड दैट एग्जिस्टेड एट द इंटरनेशनल लेवल बिफोर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग। तो भाई साहब पहले एक टैरिफ लगता था, आप अगर फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप बाहर से चीजों को ला रहे हैं इंडिया में बेचने के लिए, यू विल हैव टू पे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टैरिफ। और ये होता था, इंडिया से आप बाहर लेकर जा रहे हो या बाहर से ला रहे हो, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, टैरिफ मतलब आपका एक टोल लगता था। ठीक है, ऑन ऑल गुड्स दैट वेर एक्चुअली फॉरेन गुड्स दैट यू वर ट्राइंग टू सेल इन इंडिया। ठीक है, इट रेगुलेटेड कॉमर्स इन इंडिया, देयर वेर अपोज्ड एक्सट्रीम व्यूज अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको बोला, हम तभी आपकी उम्र के थे और हमको थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक था, कल्चर था उस टाइम पे, अभी तो नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे उम्र के सारे बच्चे ही न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे। ठीक है, उसका एक फैक्टर तो ये था कि आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है और दूसरा बेनिफिट ये था कि आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होती है। तो उसमें हमको ये सब देखने को मिल रहा था कि काफी प्रोटेस्ट चल रहा था पूरे इंडिया में, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमको खा जाएगा, हमारे यहाँ पे फिर से ब्रिटिश रूल आ जाएगा। ब्रिटिश लोग पहले धंधा करने आए थे, उसके बाद तो भाई साहब जम गए इधर ही। ठीक है, वैसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी भाई साहब धंधे की एडवाइजेस हमको दे रहा है और यहीं जम जाएंगे, ऐसा चलता रहा। ठीक है, और बहुत सारा प्रोटेस्ट होता रहा। सो बहुत सूझबूझकर इस चीजों को लाया गया। ठीक है, सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, येट इंडिया डिसाइड टू टेक इट्स मेंबरशिप। लेकिन इन सारे प्रोटेस्ट के बावजूद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह इंसिस्टेड दैट नो वी अडॉप्ट दीज पॉलिसीज, ये सेंसिबल पॉलिसीज हैं, अगर हम इनको अडॉप्ट करेंगे तो नेक्स्ट 5 इयर्स में हमको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आवर सिस्टम विल इंप्रूव। ठीक है भाई, हम अभी तक कैसे हैं, वर्ल्ड से कटे हुए हैं, वर्ल्ड डेवलप हो रहा है। मतलब अगर समझ लो आपका एक रिवर है जो बहुत जोर से फ्लो हो रहा है, आप भाई साहब उससे कटे हैं, आप देख रहे हैं सब लोग बोट लेकर जा रहे हैं, अरे भाई साहब तो जा रहे हैं। ठीक है, आप भी अपना बोट निकालिए, भैया भाई साहब आप भी उस फ्लो का फायदा उठाइए। So that's what he suggested. In spite of all the protests that India is actually doing, or the entire business community actually went against him, but आज उस बात का फायदा हम देख पा रहे हैं। ठीक है, okay. So yet India decided to take its membership. The provisions of the World Trade Organization are regarding grants, import, export, foreign investment, agriculture, technology, and services. The sectors of electricity, water, transportation, education, and health rapidly commercialized. फटाफट भाई साहब ये कमर्शियलाइज होने लगा। ठीक है, कौन कौन से भाई साहब, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इन्होंने इंकरेज किया। देखो गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स है ना, वो ज्यादा करके लॉस मेकिंग प्रोसेसेस होते हैं। गवर्नमेंट कोई ब्रिज बना रही है, अभी ब्रिज बना रही है तो भाई साहब क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्टर्स बुलाएगी तो एक नेगोशिएशन होगा, फिर भाई साहब प्रोजेक्ट जाएगा, फिर भाई साहब पैसे लगेंगे, फिर बनेंगे। कभी कभी पैसों की कमी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टर्स को पे नहीं हो, काम अटका हुआ है भाई साहब। ठीक है, सो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं ज्यादा करके लॉस मेकिंग प्रोसेसेस हो जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोल रही है अभी, वैसा प्राइवेटाइजेशन कर दो, लेट द प्राइवेट पीपल हैंडल इट। वो अपना पैसा भी लाएंगे और इस, हाँ थोड़ा सा महंगा हो सकता है, ठीक है, बट स्टिल इट विल बी हैंडल्ड। ठीक है, ओके। सो द सेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ रैपिडली कमर्शियलाइज्ड since India became a member of World Trade Organization. As per the various reports of the World Trade Organization, India has made a considerable improvement in different areas like reduction in the below poverty line population. तो poverty line के below जो population था उसमें काफी ज्यादा रिडक्शन हुआ। poverty line मतलब गरीबी रेखा, ठीक है, इसके नीचे जितने लोग थे उसमें काफी इंप्रूवमेंट हुआ, बहुत सारे लोग इसको पार कर गए अभी। ठीक है, by just adopting globalization. ठीक है, decline in infant mortality, ये क्या होता है भाई साहब, what is infant mortality? भाई बता, बहुत बार पढ़ चुका है। infant mortality क्या होता है? infant mortality क्या, infant mortality क्या होता है? IMR बोलते हैं इसको, infant mortality rate। ये होता क्या है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो पहले 2 साल में उसकी मरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम उतना डेवलप नहीं हो पाता है। इसीलिए आप देखोगे किसी बच्चे का अगर आप वैक्सीनेशन चार्ट देखोगे तो पहले 2 सालों में उसको सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन लगते हैं। ठीक है,
क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत नाजुक अवस्था में होता है और कोई भी डिजीज उसको इंपैक्ट कर सकता है, उसकी जान ले सकता है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली इन्फेंट। तो द पॉसिबिलिटी और ऑफ अ चाइल्ड डाइंग बिफोर ही कंप्लीट्स 2 years ऑफ एज इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो 1000 बच्चों की सैंपलिंग में कितने बच्चे अपने पहले 2 सालों में मारे गए, उसको अपन बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो नंबर ऑफ किड्स हु हैव नॉट क्रॉस देयर 2 years ऑफ एज per 1000 और number of kids who have died before completing 2 years of age per 1000 is known as infant mortality rate, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं infant mortality rate। डिक्लाइन इन infant mortality मतलब कम से कम, ठीक है। तो आपका infant mortality मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? infant mortality, infant mortality rate ये होता क्या है भाई साहब? ठीक है, number of children per 1000 born who die before completing 2 years, ठीक है। 2 साल कंप्लीट करने के पहले 1000 बच्चों में कितने बच्चे मर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। Foreign investment in India grew during the first tenure of Dr. Manmohan Singh as Prime Minister. Sorry. Okay, यहाँ पे हो गया था ना. Okay, decline in infant mortality, availability of facilities regarding drinking water and waste water management. तो कितने facilities available है drinking water के लिए और waste water management के लिए, ये सब भी भाई साहब improve होने लगा, ठीक है। India signed the South Asian Preferential Trade Agreement, जिसको SAFTA भी बोलते हैं। बहुत सारे इस टाइम पे ट्रेड एग्रीमेंट्स होने लगे, ठीक है। बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज अ नंबर ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स स्टार्टेड टू बी साइंड। ट्रेड एग्रीमेंट मतलब बिजनेस एग्रीमेंट, हम आपको ये सप्लाई देंगे, आप हमको ये सप्लाई देंगे, इतने आपका आउटपुट रहेगा, इतना हमारा आउटपुट रहेगा, ऐसे एग्रीमेंट्स होने लगे, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि देखो उस टाइम पे ना कोल्ड वॉर का एनवायरमेंट चल रहा था। कोल्ड वॉर मतलब क्या है, तभी आपका अमेरिका और रशिया सुपर पावरफुल नेशंस थे, ठीक है, और इनके बीच में तनाव चालू हो गया था, ठीक है। तो कुछ नेशंस अमेरिका से जुड़ रहे थे, कुछ नेशंस भाई साहब रशिया से जुड़ रहे थे, और धीरे धीरे मतलब एक तीसरे वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन अराइज हो रही थी, ठीक है। तो ये जो तीसरा वर्ल्ड वॉर था, अगर ये हो गया तो अगेन बहुत नुकसान होता। तो वॉर होने का प्राइमरी रीजन ये है कि हम देखो, अगर समझ लो मेरी कोई दुकान है और ये भाई साहब हमारे क्लाइंट हैं, चलो अगर समझ लो ऐसे ही निक्षुक के साथ मेरा भाई साहब एकदम क्लैश है, मतलब रास्ते में दिख गया तो ये अपना तलवार निकाल लेगा, हम भी अपना तलवार निकाल लेंगे, एक जन बचेगा और घर पहुंचेगा, ऐसा समझ लो दुश्मनी है। लेकिन लेट्स से इफ ही बिकम्स माय क्लाइंट, लेट्स से आई एम अ हार्डवेयर ओनर है, हार्डवेयर शॉप ओनर है, और ये भाई साहब कोई बिल्डर है, तो ऑब्वियसली इसको सीमेंट ये सब चाहिए रहेगा, तो मैं इसको सस्ते में दिला सकता हूँ। अगर मेरे साथ इसका ट्रेड हो जाए, अगर मेरे साथ इसका बिजनेस होने लगे, विल वी बी एनिमीज एनीमोर? क्या हम एनिमीज होंगे? क्योंकि अभी हमको फायदा दिख रहा है, इससे मुझको और मुझसे इसको, ठीक है। सो अभी हमारा भाई साहब फायदा चल रहा है, तो अभी जो हमारा डिस्प्यूट या हमारा जो दुश्मनी था वो रिजॉल्व हो गया। इसी तरह से भाई साहब अगर, क्योंकि हमारा जो यूएनओ है वो बहुत ट्राई कर रहा था कि नेशंस में जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाए, लेकिन एक तरीका ये है कि अगर नेशंस में बिजनेस बढ़ जाए, क्योंकि कोई भी नेशन अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है, हर चीज की कमी होती है, किसी ना किसी चीज की एक नेशन में कमी होगी और वही चीज दूसरे नेशन में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जो यहां ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है हो सकता है उसकी कमी हो, तो अगर ये दोनों बिजनेस रिलेशनशिप में आ जाए तो एक दूसरे से भाई साहब वाद विवाद का कोई स्कोप ही नहीं बनता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से भाई साहब यूएनओ ने बोला कि व्हाई डोंट वी हैव सम एग्रीमेंट्स व्हिच हैपन बिटवीन नेशंस, these would be trade agreements. The moment we have a trade agreement,
द एनी पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर बिटवीन नेशंस डिफ्यूजेस, वो भाई साहब डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे आपका इंडिया साइन साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट along the lines of World Trade Organization. India removed the import restrictions on several commodities for SAARC countries. ठीक है, इंपोर्ट में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे तो इंडिया ने वो रिमूव कर दिया भाई साहब। ठीक है, इंपोर्ट मतलब बाहर की कंट्रीज से चीजों को यहाँ पे लाना, तो ऐसे बहुत सारे कमोडिटीज थे जहां पे रिस्ट्रिक्शंस थे, इंडिया ने उसको भाई साहब रिमूव कर दिया। ठीक है, ओके, इंडिया रिमूव द इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन सेवरल कमोडिटीज फॉर SAARC कंट्रीज। इंडिया ऑल्सो गेव डिस्काउंट्स ऑन इंपोर्ट ड्यूटीज, तो डिस्काउंट भी देने लगी। इंपोर्ट ड्यूटीज, देखो इंपोर्ट ड्यूटीज क्या होती है, जो आप टैक्स भरते हैं जब बाहर से कोई कमोडिटी आप इंडिया ला रहे हैं, जो आप भाई साहब उसमें तो उसमें टैक्स लगता है, तो उसको अपन बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। तो काफी सारी छूट दे दी इंपोर्ट ड्यूटी में। ठीक है, इंडिया ओपनड अप इंश्योरेंस सेक्टर, इंडिया ने भाई साहब इंश्योरेंस सेक्टर ओपन अप किया टू प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भाई साहब इंश्योरेंस सेक्टर खोल दिया। तो पहले अगर आप देखोगे हमारे इंडिया में सिर्फ LIC होता था, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आज की तारीख में इंश्योरेंस में बहुत सारे मेजर प्लेयर्स आ गए हैं, ICICI आ गया भाई साहब, HDFC का इंश्योरेंस है, बहुत सारे तमाम इंश्योरेंस कंपनीज आ गए, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज भी आ गए, तो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज आ गए। ठीक है, ओके, सो आपका भाई साहब सिर्फ कमोडिटीज का ही नहीं, अलग अलग चीजों पे भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया। ठीक है, India also gave discounts on import duties. India opened up the insurance sector to private and foreign investment. In this way, we have learnt about the journey of India's economy. We have come a long way from mixed economy to globalization. तो हमारा भाई साहब मिक्स्ड इकोनॉमी से अभी हम ग्लोबलाइजेशन में आ गए। इन द नेक्स्ट चैप्टर्स वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज प्रोग्रेस इन अदर फील्ड्स। तो देखो हम दूसरे फील्ड्स में, चाहे साइंस हो जाए, चाहे भाई साहब कोई भी और दूसरा फील्ड हो जाए, उसमें तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक हमारा इकोनॉमी इन प्लेस ना हो। तो इकोनॉमी में हमने तरक्की की, उसके बाद ही इन सब जगहों पे हम तरक्की कर पाएंगे। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो दैट बेसिकली कंप्लीट्स द चैप्टर। एनी क्वेश्चन सम? हाँ, रिवोक मतलब जैसे समझ लो मैंने कोई नियम बना दिया है कि तुम चप्पल पहन के इधर नहीं आ सकते, है ना, शूज पहन के अंदर नहीं आ सकते। फिर भाई साहब बाहर तुम्हारे जूते चोरी हो गए, अभी वो मेरे लिए अलग समस्या हो गई, तो मैंने क्या किया, अभी फिर से मैंने रिवोक कर दिया, हाँ तुम जूते पहन के आ सकते हो। तो मैंने लॉ बनाया लेकिन उसको कैंसिल कर दिया, उसको बोलते हैं रिवोक। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवोक कर। लाइसेंस राज में क्राइम का लाइसेंस राज के साथ कोई मतलब नहीं है, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि लाइसेंस राज जब था तो लोगों का पैसा नहीं बन रहा था। ठीक है, लाइसेंस राज मतलब क्या है कि आप देखो, क्या गवर्नमेंट सबको एम्प्लॉयमेंट दे सकती है? आंसर इज नो। ठीक है, गवर्नमेंट के पास इतने सेक्टर्स नहीं है कि वो सबको, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी हाई है कि सबको एम्प्लॉयमेंट देना उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो बहुत बड़ा चंक आपका अनएम्प्लॉयड रहेगा। इन अनएम्प्लॉयड लोगों का क्या होगा? ठीक है, क्या सब लोग पानी पूरी का ठेला लगा सकते हैं? शायद नहीं। अगर कोई बिजनेस करने का सोच रहा होगा तो उसको बिजनेस करने के लिए भाई साहब इतने सारे लाइसेंस लेने पड़ेंगे कि वो डिस्करेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लाइसेंस प्रोक्योर करने का प्रोसेस था, ये बहुत टीडियस था, ये बहुत मतलब डिस्करेजिंग था। तो लाइसेंस राज जब था तो ऑब्वियसली इनका पूछना है कि क्या क्राइम होता था? हाँ, शायद। देखो, क्राइम आपका लाइसेंस राज से डायरेक्टली को रिलेटेड नहीं है, क्राइम आपका को रिलेटेड है अनएम्प्लॉयमेंट से। तो क्या लाइसेंस राज में अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा? अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, आपके घर में बच्चे भूखे हैं और आपके पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप क्राइम कर सकते हैं। आप छोटे मोटे पैसों के लिए क्राइम कर देंगे कुछ भी, है ना। तो यस, क्राइम राइट्स माइट गो हाई। ठीक है, बट लाइसेंस, नॉट गिविंग लाइसेंस फॉर बिजनेस इज नॉट अ डायरेक्ट रिलेशन टू दिस। अनएम्प्लॉयबिलिटी इज बेसिकली द रिलेशन। आपका अनएम्प्लॉयमेंट से क्राइम रेट्स बढ़ते हैं। अभी इस अनएम्प्लॉयमेंट का एक फैक्टर लाइसेंस है। ठीक है, जो था लाइसेंस राज था उस टाइम पे, तो था अभी ऐसा ही था। ठीक है, आप किसी ने एक बहुत पहले एक गुरु बोल के एक मूवी आई थी। ठीक है, उसमें बेसिकली धीरूभाई अंबानी का लाइफ स्टोरी है, अभिषेक बच्चन ने उसको प्ले किया था, अच्छा मूवी है। तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे पॉलिएस्टर आया इंडिया में, थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस हैं, और प्लस वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाते हैं जो बेसिकली गोल्फ खेल रहा है, तो उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है।
ठीक है। सो उसमें काफी सारे बिजनेस के चीजें हैं। इंडिया में उस टाइम पे बिजनेस ओपन एनवायरनमेंट नहीं था, ओपन बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं था, ठीक है। सो आप बिजनेसमैन लोगों के नाम ज्यादा नहीं सुनेंगे उस टाइम पे, अभी हो गया है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। एनी मोर क्वेश्चन? सम कौन क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन ऑन दिस चैप्टर? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी स्पेयर में डेवलपमेंट आ ही नहीं सकता। आप बोलेंगे एजुकेशन में डेवलपमेंट लाओ, अरे भाई अगर आपके घर में खाने को वांदे हैं तो एजुकेशन के बारे में कौन सोचेगा? पहले पेट तो भर ले भाई साहब, ठीक है। तो इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द कोर ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। एजुकेशन हो गया, आपका साइंस में डेवलपमेंट हो गया, वैक्सीनेशन में डेवलपमेंट हो गया, मेडिसिन में डेवलपमेंट हो गया, लाइफस्टाइल में डेवलपमेंट हो गया, ये सब बाद में होगा। पहले भाई साहब सर के ऊपर छत और मतलब घर में चूल्हा जल जाए, है ना, दिस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। सर के ऊपर छत हो और घर में चूल्हा जल जाए, रहने को, खाने को, भाई साहब खाना हो, कपड़े पहनने को हो, तब जाकर आप दूसरे चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। तो इसीलिए हम अगर देखेंगे 1991 के पहले की जो इंडिया की परिस्थिति थी वो बहुत वीक हो चुकी थी। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा था। हमारे भाई साहब इंडिया के साथ पाकिस्तान का वॉर हो गया, चाइना का वॉर हो गया, तो ये सब और ज्यादा भाई साहब टर्मोइल क्रिएट कर रहा था। इधर इराक और कुवैत का वॉर हो गया जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, फेमीन्स हो गए, सूखा पड़ा। तो ये सब चीजें जो है एक साथ आ गई और एक साथ इतने सारे तबाही वाले रीजन्स को टैकल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोन लेते गए। इन सब चीजों को निपटने के लिए अभी हम क्या करें? कहीं पे मतलब सूखा पड़ रहा है तो सूखा, चलिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, लेकिन उसके लिए भी तो पैसा लगेगा। व्हाइट रेवोल्यूशन लाया, उसके लिए भी पैसा लगेगा। इन सब साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए भाई साहब पैसा लगेगा। फिर भाई साहब उधर पाकिस्तान ने 2 बार हमसे वॉर कर लिया, चाइना ने 1 बार वॉर कर लिया, इस सब भी पैसा लगेगा। तो हम क्या कर रहे थे, मतलब हम चलिए वर्ल्ड बैंक से लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, इस तरह से हमारा लोन का एनवायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। हमारे कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे एज अ कंट्री, और हम धीरे धीरे डूबते जा रहे थे। इस कर्जे के तले हम डूबते जा रहे थे और फाइनली 1991 में हम ऐसी परिस्थिति में आ चुके थे कि और कर्जा लेना हमको मतलब मुंह पे डिनाई कर दिया गया, वर्ल्ड बैंक ने डिनाई कर दिया। तो ऐसा आप नहीं संभाल सकते आप, ठीक है। तो until unless you make some reforms in your entire setup, business setup, you will not be able to survive। उसके चलते 1991 में ये ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट हुई। और मुझे अभी तक याद है कि काफी प्रोटेस्ट हुआ था, बिजनेस कम्युनिटी ने बहुत भारी भरकम प्रोटेस्ट किया था। रोज न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन देखने को मिलते थे कि 50 लोग या 100 लोग मिलकर धरना दे रहे हैं, या 500 लोग भाई साहब इकट्ठा हो गए मंत्रालय के सामने, या भाई साहब कोई कुछ जला रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, ऐसा हो रहा था। लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह इस पे डटे रहे कि नहीं, ये आज नहीं तो कल हमको सबको इसको रिजल्ट देखने को मिलेगा। वी विल बी एबल टू सी द रिजल्ट्स, ठीक है। टुडे देयर माइट बी अ ह्यूज टर्मोइल एंड पीपल माइट बी थिंकिंग दैट वी आर गोइंग टू लूज आवर जॉब्स, वी आर गोइंग टू लूज आवर बिजनेस, बट नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो वो इस बारे में काफी कॉन्फिडेंट थे और हमको रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है। आपको इस बारे में अंदाजा नहीं है क्योंकि आपने उस टाइम को नहीं देखा है, मैंने उस टाइम को देखा है, ठीक है, या आपके मम्मी पापा ने भी इस टाइम को देखा है, ठीक है, कि एक टाइम था जब भाई साहब खाने के वांदे थे और ये हर घर की कहानी थी। ऐसा नहीं है कि भाई साहब बहुत कम लोग, मैं बोलता था ना, मेरे पूरे स्कूल में एक लड़का आता था जो 4 व्हीलर से उतरता था 5000 बच्चों में से, ठीक है। तो उसको हम मानते थे, अरे बाप रे भाई साहब बड़े एक आदमी का बेटा है। आज की तारीख में 4 व्हीलर किसके पास नहीं है, ठीक है। तो आप यू सी द चेंज, ठीक है। तो मतलब आज की तारीख में मतलब हर इनको ही देखा है मैंने कितनी बार 4 व्हीलर से जा रहे हैं भाई साहब, सामने से जाते हुए, ठीक है। तो आज की तारीख में इट्स नॉर्मल, ठीक है, इट्स नॉर्मल फॉर एनी पर्सन टू हैव अ 4 व्हीलर। उस टाइम पे भाई साहब बहुत मोटा पैसा होना चाहिए आपके पास 4 व्हीलर खरीदने के लिए, ठीक है। आपका खुद का घर, जो इंसान आज की तारीख में भाई साहब 24-25 की उम्र में किसी बैंक से लोन लेकर बना लेता है, उस टाइम पे खुद का घर आप बनाते थे रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। खुद का घर आपका बनता था रिटायरमेंट के बाद।